तो आज की वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन। इस पूरे वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन वाला पूरी जितना टॉपिक है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और अंत इसमें जो वीडियो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ है। इसमें एक एक चैप्टर में इसमें रटना नहीं है, क्योंकि जब तक ये वाला चैप्टर इसमें आप बेसिक नहीं क्लियर करेंगे उसके बाद जैसे न्यूमेरिकल होगा इस पर आप नहीं लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का है प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 12 का जो पार्ट सेकंड है उसमें है प्रकाश, चैप्टर का नाम ही प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश का नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो परावर्तन वाला इसके नेक्स्ट वीडियो में है और आज वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी सबसे पहले देखेंगे ये अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, हम लोग इसमें कवर करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देरी ना करते हुए आज को हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन में सदैव हमेशा दो माध्यम रहेगा। कौन कौन सा हमेशा माध्यम रहेगा? हमेशा दो माध्यम। पहला माध्यम कौन सा है? देखिए जब हम लोग प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में आएगा तो उसको हम लोग अलग करते हैं पृथक्कारी पृष्ठ से। इस पृष्ठ का नाम बोलेंगे, इस पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा? पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ क्या हो जाएगा? पृथक्कारी पृष्ठ। ये पृष्ठ है, इसमें जब कोई किरण पृथक्कारी पृष्ठ हो जाएगा और इसमें माध्यम हो जाएगा दो माध्यम। एक को मान लेंगे माध्यम एक और दूसरा हम लोग मान लेंगे माध्यम दो। और जब कोई आपतित किरण और इस पृथक्कारी पृष्ठ पर एक खींचा जाएगा साधारण अभिलंब। ये अभिलंब है। जब कोई किरण पृथक्कारी पृष्ठ से आपतित होकर जो किरण आती है उसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। क्या नाम हो जाएगा इसका? आपतित किरण। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। और जैसे ही यहाँ से अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, पृथक्कारी पृष्ठ के अभिलंब है ये। तो जैसे यहाँ से पृथक्कारी पृष्ठ टकराएगा और ये जो अभिलंब खींचा जाएगा, जहाँ पे टकराएगा उस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ये सब जो पॉइंट है इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपतन बिंदु टकरा कर क्या होगा, जैसे दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें सभी माध्यमों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इतना फिक्स है कि सभी माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सबका अलग अलग होगा। फिर इसके बाद ये जो किरण हम लोग माध्यम एक है माध्यम दो, तो जब कोई किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी, और ये मैं बता रहा हूँ कि सब माध्यमों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक अलग अलग होने का कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन आगे वाले वीडियो में इसके बाद वाले में पार्ट में बताया जाएगा। तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण ये माध्यम एक से है। अब ये जाएगी कहाँ से? माध्यम दो में। तो अभी बता रहा हूँ कि हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक मतलब चलने का उनका माध्यम, जैसे कि मान लीजिए अगर दो पृष्ठ है, दो माध्यम में, एक का अपवर्तनांक N1 है और दूसरे क्या है? N2 है। और N1 जो है आपका अधिक है, N1 का अपवर्तनांक अधिक है। तो जहाँ पे बताएगा कि अपवर्तनांक अधिक है उसको आप लोग मानेंगे सघन माध्यम। क्या मानेंगे उसको? सघन माध्यम। जहाँ पे आपको कहेगा ये कि जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसको मानेंगे सघन माध्यम, और जहाँ पे मानेंगे अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक कम है उसको क्या मानेंगे हम लोग? विरल माध्यम। उसको मानेंगे विरल माध्यम। इसको याद रखिएगा। तो जब कोई किरण कहाँ से एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है, और दोनों जब माध्यम दो हैं तो उनका अपवर्तनांक दो होगा। तो अभी ये मानकर चलते हैं कि दोनों का, अभी ये मानकर हम लोग सीखेंगे कि दोनों के लिए अपवर्तनांक क्या है?
सेम है, एक समान है। तो ये किरण, ये पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये किरण जब सेम है तो जैसे टकरा कर ये क्या होगी, सीधे इसी मार्ग से सीधे इसी तरफ आपतित हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। आपतित ना कहकर इसे क्या कहेंगे, अपवर्तित हो जाएगी। तो आप ये है अभिलंब और आने वाली किरण का नाम है आपतित। और इधर क्या है कि जैसे पृथक्कारी पृष्ठ से टकरा कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तब उस किरण का नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। उसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण आई, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में हो जाएगा आर, जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि इसमें दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, इसमें देखिए दो नियम है। फर्स्ट नियम क्या है कि प्रथम नियम क्या है, कहेंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण क्या हो जाएगा, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर मिलते हैं। ये रहा। क्या कहेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलता है, ये था। और इसी के साथ है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, देख लीजिए। दूसरा नियम ये कहेंगे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। क्या लिखना है, आपतन कोण अर्थात एंगल आई, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं एंगल आर, की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। क्या होता है, सदैव नियत होता है, नियत होता है। जिससे हम लोग लिख सकते हैं, ज्या का मतलब क्या बोलते हैं, ज्या को हम लोग बोलते हैं इसको साइन। क्या बोलेंगे, साइन। तो लिखेंगे यहाँ से साइन आई साइन आर बराबर नियत होता है, मतलब यहाँ पर यन लिख देंगे। यन यहाँ पे जो नियत शब्द है, ये नियत यहाँ से जो यन है ये अपवर्तनांक बताएगा, माध्यमों का अपवर्तनांक है। तो ये नियत होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है ना कि अपवर्तनांक माध्यम नियत होता है। तो माध्यम नियत होने का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि माध्यम ले लीजिए, एक को यहाँ पर लिख लीजिए विरल माध्यम और एक को यहाँ पर लिख लीजिए सघन माध्यम। दो माध्यम ले लीजिए, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। तो सभी प्रकाश की किरणों का, सभी प्रकाश की किरणों में जितने 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के लिए आप एक अपवर्तनांक जैसे एक अभिलंब खींचकर और यहाँ से सबको एक एक करके सबको आपतित कीजिए, सबका हर एक एंगल पर सबको माप लीजिए, ठीक है ना। तो सभी का पहले लाल रंग के लिए एंगल आई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाल रंग के लिए एंगल आई का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसी तरह नीले रंग के लिए आई का मान ज्ञात कीजिए, इसी तरह हरे रंग के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब सभी रंगों के लिए आप क्या सबका यहाँ से आई का मान ज्ञात कर लीजिए, अर्थात आपतन कोण का मान सबके लिए ज्ञात कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार
उसी एंगल पर, उसी तरफ उसमें जैसे किरण यहाँ से आपतित हुई है, जैसे इसमें आ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, उसी पर अब ये देखना है कि जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है तब उसका अपवर्तनांक कितना हो जाता है। उसी तरह इन सबको, इसका भी उसी एंगल पर ज्ञात कर लीजिए, इनका भी, सभी का आप लोग ज्ञात कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा कि जो एंगल आई का अनुपात और एंगल आर का अनुपात, एंगल आई का अनुपात जैसे कि हम कहेंगे ना स्नेल के नियम से, इसी को एक चीज़ याद रखिए, जिसे इसे ही दूसरे ये लिखा है दूसरा नियम, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। तो याद रखिएगा स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम तो साइन आई बटे साइन आर, और यहाँ पे लिखा है एन मतलब नियतांक का अपवर्तनांक है। तो जो साइन आई वाला मान है यहाँ से साइन आई और साइन आर, जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो एक हमेशा नियत आएगा। अगर मान ली इनका आ गया एन का मान अगर 2 आ रहा है तो सभी किरणों के लिए एन का मान 2 आएगा। ये इतना बेहतर कॉन्सेप्ट है समझ में। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि ये अभिलंब है और ये पृथक कार्य पृष्ठ है। तो ये लाल रंग के लिए आई का मान मान लीजिए कि एंगल इसका मान 2 है, और इधर से अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 का अनुपात 2:4 आया है तो दूसरे का अनुपात 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि एक के लिए इसका आई का मान 1 है और आर का मान 2 है। फिर दोबारा हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 2:4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यही है स्नेल का नियम। इन्होंने क्या बताया था कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियत होता है। तो इसके बाद वाले में कॉन्सेप्ट में हम पूरा बताएंगे नियत कैसे होता है, और ये बताएंगे कि जब कोई किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है या तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब अपने वास्तविक पथ से क्या होता है? विचलित हो जाती है। तो अपने वास्तविक पथ से विचलित क्यों होती है, इस कॉन्सेप्ट को हम इसी वीडियो में देखा जाएगा। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन। ये था प्रकाश का अपवर्तन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जब कोई किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उस माध्यम को अपवर्तनांक को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग आज में सीखेंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। ये आपका जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, ये इसमें स्नेल का नियम जो ये वाला नियम बताया गया है, स्नेल का नियम जो है, यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये जो जितना कॉन्सेप्ट है इसी पर पूरा बेसिकली है। देखिए जैसे मैं कह दूं कि अपवर्तनांक के लिए कैसे, हम लोग पहले ये सीखेंगे कि इस अपवर्तनांक को किसके सापेक्ष में अपवर्तनांक को हम मान सकते हैं। तो अपवर्तनांक को किसके सापेक्ष में माना जाएगा? देखिए अगर मैं लिख दूं यहाँ से n12 n21 n34 n56 n1 n2, मतलब इन सबको अपवर्तनांक को हम लोग कैसे पहले अपवर्तनांक को लिखना सीखेंगे। क्योंकि अभी मैं बताया हूँ, शुरू में बताया हूँ कि जो जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से पूरा बताया जा रहा है। देखिए लिखा है पहले कि 1n2, तो इसमें लिखेंगे माध्यम, इसमें लिखेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। आया समझ में? माध्यम 1 का, या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक मिनट ऐसे लिखिए, माध्यम ऐसे लिखेंगे कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ऐसे लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ये सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है। क्या लिखेंगे?
माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। सेम उसी तरह इसमें लिखेंगे कि माध्यम, क्या लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, सापेक्ष। माध्यम इसी तरह इसमें लिखेंगे हम लोग माध्यम 3 का अपवर्तनांक, माध्यम 3 का अपवर्तनांक, माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 4 के सापेक्ष, 4 के सापेक्ष। इसमें लिखेंगे माध्यम, इसमें लिखेंगे माध्यम 5 का अपवर्तनांक, माध्यम 5 का अपवर्तनांक माध्यम 6 के सापेक्ष। मतलब ये जो 5, 6 लिखा गया है ये अपवर्तनांक के लिए प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। और ये जो मान लिखा है, जैसे कि लिखा है n1 और n2, तो n1 लिखा है तो इसे लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माध्यम, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। क्या लिखेंगे, निर्वात के सापेक्ष। सेम उसी तरह इसे लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो ये जितने, ये सब जो वैल्यू है इसको हम लोग अगर इनका वेग के सापेक्ष में देखा जाए तो इनको वेग में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से ये वाला मान हो जाएगा n2 अपॉन, एक मिनट, वेग के सापेक्ष में v2 अपॉन v1, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका लिखेंगे v, इसको लिखेंगे v1 अपॉन v2। फिर इसके बाद यहाँ से लिखा जाएगा v4 अपॉन v3, इसे लिखेंगे v6 अपॉन v5। और ये जो लिखा गया है माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक पहले रहता है उसको लिखेंगे किसका, n, इसको लिखेंगे n, इसको लिख सकते हैं n1, और इसके लिखेंगे n1, या तो इसमें लिखेंगे, ऊपर देखिए, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग बताएंगे सबसे पहले कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक लिखेंगे हम माध्यम 1 का चाल, और ऊपर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, जिससे आप लोग c से परिचित करते हैं। तो c बटे क्या हो जाएगा, ये v1 है समझ में, तो ये हो जाएगा c बटे v1। उसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बताया जाएगा, एक मिनट, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट में इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, कि इसे लिखेंगे कि c बटे कौन सा माध्यम 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे v2 है समझ में। ये लिखेंगे, एक बार फिर देखिए, ये जो 2 है उसको ऊपर कर लेंगे और 1 है नीचे कर लेंगे। यानी इसमें लिखा है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 4 के सापेक्ष, माध्यम 5 का अपवर्तनांक माध्यम 6 के सापेक्ष। और ये लिखा है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष और माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो ये इसमें कैसे बताएंगे, जैसे इसमें थोड़ा सा देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा कैसे इसमें बताते हैं। जो किरण, इतना याद रखिए कि जो किरण यहाँ से लिखा गया है, ये लिखा है
ये है n और 2 डिजिट है। यहाँ पर देखिए सबके आगे यहाँ तक 2, यहाँ पर कितना है 2 डिजिट है। तो पहले वाले में हम लोग इसका ये वाला जो लिखेंगे इसका और इनका, तो ये जो n जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें से हम लोग लिखेंगे प्रकाश की किरण आ रही है। क्या लिखेंगे लास्ट वाले किरण में? इसमें ये लिखेंगे जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ये वाला हो जाएगा जहाँ से प्रकाश किरण जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। ये क्या है? जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। और इसमें लिखेंगे जहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, जहाँ प्रकाश किरण जा रही है। आया समझ में? तो जैसे मैं लिखूँगा कि ये प्रकाश की किरण है, ये माध्यम 2 है और ये माध्यम 4 है। ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसका अपूर्णांक हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका अपूर्णांक ये लिखेंगे इसमें कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है। तो ये माध्यम, ये अभिलंब है आपका, ये क्या है? ये एक अभिलंब है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है। तो ये लिखेंगे, यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे n, फिर लिखा गया है कि 2 लिखा है जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। लिखेंगे जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? माध्यम 2 से, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे जहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, और जा कहाँ रही है? इसमें 4 में जा रही है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। ये है समझ में? ये ऐसे इस तरह हम लोग इसमें सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर ऐसे प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण ऐसे हैं और यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 3, और ये प्रकाश की किरण ऐसे है। देखिए इसमें ऐसे बताएंगे कि ये एक अभिलंब है और ये पृथक्कारी पृष्ठ है, यहाँ से आ रही है, ऐसे चली जा रही है। ठीक है, ये आपका माध्यम 7 है और ये मान लीजिए कि 3 है, ऐसे। तो ये किरण आ रही है। ठीक है, ये है R आपका और ये है I। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे n कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। ये वाला क्रम से, यही वाला क्रम आपको, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये वाला क्रम। तो ये लिखेंगे कि प्रकाश की किरण कहाँ, पहले लिखेंगे प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है। तो जा कहाँ से रही है, किस में आ रही है? तो यहाँ से तो जा रही है, आ तो उसमें रही है ना। तो ये लिखेंगे कि प्रकाश की किरण, सबसे पहले लिखें प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है। तो आ कहाँ रही है? माध्यम 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? 3। अब कहाँ प्रकाश की किरण जा रही, कहाँ जा रही है? यहाँ से 7 से। तो ये लिखा जाएगा। है समझ में? इस कॉन्सेप्ट जो है इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, तभी ये समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण कैसे, किसी प्रकाश किरण को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी प्रकाश की किरण है, जैसे ये आपकी सभी प्रकाश की किरणें हैं। इनको हम लोग लिखेंगे कैसे? इनको हम लोग कैसे कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख दूँ कि N12 और N21, इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, एक है N2 और ये है, इसको लिखेंगे कैसे? वेग के सापेक्ष में। तो ये हो जाएगा V2 बटे, और ये क्या हो जाएगा? V1, और इसको लिखेंगे V1 बटे V2। ये कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि माध्यमों में, आपको तो ये पता है कि कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे बताया था? लिखेंगे कि माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम, इसको लिखेंगे कैसे? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। या उसी तरह इसको लिखेंगे हम लोग क्या? माध्यम
माध्यम 2 का अपवर्तनांक 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ये है। ठीक है, माध्यम इसको लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष और माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इन सभी वैल्यू को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम लोग दूसरे टर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे लिखा है, जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है n1, सिर्फ लिखा है n1 और यहाँ लिखा है n2, तो इसको कैसे लिखेंगे कि माध्यम लिखेंगे कैसे इसको, ये लिखेंगे जैसे पहले ऐसे याद रखिए n और ये c और ये v, तो ये लिखेंगे कि माध्यम का, इसे लिखेंगे निर्वात के सापेक्ष, इसे कैसे लिखेंगे निर्वात के सापेक्ष, या तो इसको ऐसे लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक निरपेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो लिखेंगे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसे लिखेंगे कि और ये क्या हो जाएगा निरपेक्ष माध्यम में, इसे लिखेंगे माध्यम का, इसे लिखेंगे कि माध्यम का V1 में चाल, ठीक है ना, इसमें लिखे माध्यम का V1 में चाल। फिर इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे, जैसे लिखा है n1, ये हो जाएगा C/V1, इसे लिखेंगे हम लोग क्या माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ऐसे क्या बताया जाएगा, इसे ये बताया जाएगा कि निरपेक्ष माध्यम में, इसमें माध्यम की निरपेक्ष माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लिखा जाएगा n2 और ये हो जाएगा C/V2। अगर आपसे ये पूछ दिया कि ये बताइए कि 1n2, इससे क्या बताया जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको, जब इनको लिखने की बारी आएगी, जहाँ पर लिखा है 1n2 तो इनको कैसे लिखेंगे या तो इसको ऐसे बता दीजिए n21, इसे लिखेंगे क्या, पहले किसका माध्यम है, पहले 2 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे n2/n1, तो n2/n1, तो यहाँ पर लिखेंगे C/V2 और ये इसका माध्यम कितना है C/V1। तो ये जब क्लियर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान लिखेंगे V1/V2। तो इसको हम लोग यहाँ से 2n बराबर n2/n1 और ये लिखेंगे V1/V2। ये इसका आपका कॉन्सेप्ट है समझ में। एक बार फिर से देखिए, इसको मैं इधर फिर बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए आगे लिखा है आपका कि n और यहाँ पर लिखा है n2, तो इसको लिखेंगे C/, इसका मतलब फिर देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ कि C वायु है, इसको A मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ वायु, और इसे मान लेता हूँ वाटर यानी जल, तो इसे लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे जल के इसे लिखेंगे माध्यम वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसे लिखेंगे माध्यम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा है Na, तो इसको लिखेंगे C/VA, इसे लिखेंगे NW बराबर क्या हो जाएगा C/VW, यानी ये क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल
और ये क्या है, और नीचे इसे लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। और ये क्या हो जाएगा, सेम वही है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल। W मतलब वो यह होता है वाटर, तो जल में प्रकाश की चाल, ये रहा। ठीक है, तो इनको हम लोग एक शब्द में कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना इस तरह, तो हमको अगर लिखना रहेगा तो इनको कैसे एक साथ लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे NWA, इसको कैसे लिखेंगे, ये बता रहा है कि ये कहाँ से जा रही है और कहाँ से आ रही है। तो जा तो रही है ए से, माध्यम कौन सा है, यहाँ से माध्यम ए है, और जा कहाँ रही है, W में। तो ये इसका डायग्राम ऐसे बनेगा इस तरह, यानी ए से जा रही है और आ कहाँ रही है, W में। इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जिससे हम लोग लिखा गया था कि NW बटे NA, तो NW को हम लोग लिख सकते हैं, NW को लिखेंगे C बटे VW। और ये क्या हो जाएगा, NA को क्या लिखेंगे, C बटे VA। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे इसको लिखा जाएगा VA बटे VW। तो NWA बराबर NA, और ये हो जाएगा VA बटे VW। ये इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जितना ही देखिए, इसमें कोई भी इसके बाद टॉपिक रटाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद जो आपका 10 मिनट है, 10 मिनट वाले कॉन्सेप्ट में आप लोग इसमें बने रहिएगा, क्योंकि इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है और विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है। या तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर कोई किरण विरल से सघन में जाती है, अगर कोई किरण कहाँ से, विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में, अगर कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होती, विरल से, ये विरल माध्यम है और नीचे मान लीजिए सघन माध्यम है, तो ये अभिलंब से अभिलंब के पास आती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई किरण ऊपर क्या है, सघन माध्यम है और नीचे क्या है, विरल माध्यम है, तो जब ऊपर क्या है, विरल है, नीचे सघन है, तो ये किरण क्या होती है कि अपने मार्ग से विचलित, अपने अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा क्यों होता है। अभी तक तो आपको जितने भी टीचर मिले, जितने भी मास्टर मिले, उसमें आपको क्या किया, उन्होंने आपको क्या किया, वो रटवाया होगा कि कैसे विरल से सघन में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये सब आपको रटवाया होगा। लेकिन इस वीडियो में आप लोग 10 मिनट तक अंत में थोड़ा सा और बने रहिएगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए और कुछ भी इसमें रटवाया तो नहीं गया है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कुछ हाँ सर नया सीखने के लिए मिला है, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखिए इसमें देख लीजिए पहले कि सबसे पहले आप लोग ये बताया जाएगा कि माध्यम है, एक मान लीजिए इधर मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और एक इधर मान लेंगे कौन सा, विरल माध्यम है। और सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम का मतलब वो माध्यम, उसमें वो अगर विलयन के सापेक्ष में हम लोग देखें तो सघन माध्यम का विलयन गाढ़ा होगा। ठीक है ना, सघन माध्यम का जो विलयन होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। और विरल माध्यम का जो विलयन होगा वो एकदम पतला होगा, एकदम हल्का होगा। ठीक है ना, तो सघन का मतलब वह विलयन जिसका सांद्रता क्या हो, पूरी तरह से गाढ़ी हो, मतलब मोटा हो। और ये विरल माध्यम का मतलब वो उसमें क्या हो जाएगा कि विलयन वो पतला हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो जो सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, इसमें देखेंगे कि प्रकाश की चाल देखेंगे, क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल।
तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम होगी, ये तो पता है आपको। और इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी आपकी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें अधिक हो जाएगी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और उसमें विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक किसका। अब देखिए इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब ये है कि निरपेक्ष का जो अपवर्तनांक आपका है, यानी निरपेक्ष जो आपका निरपेक्ष यन है, अपवर्तनांक है, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक यन क्या होगा आपका, कम होगा। आया समझ में। इसको मतलब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। सघन माध्यम का मतलब ये याद रखिएगा कि ये कोई माध्यम है और ये माध्यम है। तो सघन माध्यम में जो पदार्थ के परमाणु के जो कण होते हैं वो सब क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। आया समझ में। इसमें क्या होते हैं कि इसमें एकदम पास पास होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, विरल माध्यम में एकदम दूर दूर होते हैं, ऐसे। तो किस में चलना ज़्यादा आसान है, विरल माध्यम में। किस में चलना कठिन है, कौन से, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में क्या होता है कि चलने में सघन माध्यम में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल कम। और विरल माध्यम में जो अणु दूर दूर होते हैं तो उसमें चलने में आसानी होती है, तो उसमें प्रकाश की चाल थोड़ा अधिक हो जाती है। सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि जब प्रकाश की चाल क्या है, जिसमें कम होगी उसका जो अपवर्तनांक होगा वो ज़्यादा होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ये समझ में आया। फिर जब ये समझ में आ गया तो हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। दो कॉन्सेप्ट है, एक देखेंगे जिसका अपवर्तनांक यन अधिक है, यन1 अधिक है यन2 से, और दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा हम लोग देखेंगे कि यन2 अधिक है यन1 से। ये है दो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें, देखिए ये है आपका अभिलंब, ये क्या है आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। और इसमें ये भी आपका पृथक्कारी पृष्ठ है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है, और ये आपका नॉर्मल अभिलंब है, ठीक है। इसमें ये है आपतित किरण, और ये माध्यम 1 है और ये माध्यम आपका 2 है, ठीक है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 1 है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे माध्यम 2, ये माध्यम 1 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे माध्यम 1 है, और इसे मान लेंगे माध्यम 1 है, और ये क्या है, माध्यम 2 है। और ये भी क्या है, कोई यहाँ से आपतित किरण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से आपकी आपतित किरण है। ये आपका एंगल आई है और ये आपका भी एंगल आई है, ठीक है। तो हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे यहाँ से, इसको एक इधर लिख देता हूँ। इसमें हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। तो क्या होता है कि साइन आई बटे साइन आर, क्या लिखेंगे कि साइन आई बटे, इसमें लिखेंगे साइन आर। तो अब ये देखेंगे कि इसका वास्तविक अगर माध्यम 1 होता तो इसका वास्तविक पथ कौन सा हो जाता है, इसका वास्तविक पथ ये होता है एकदम सीधे। इसमें भी इसका वास्तविक पथ क्या हो जाता है, एकदम सीधे हो जाता। ये इसका वास्तविक पथ कौन सा हो जाता, यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या है कि माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, और इसमें शर्त भी लिखा गया है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक अधिक है और माध्यम 1 का दूसरे का अपवर्तनांक कम है। तो इसका मतलब कि अभी मैं बताया था कि जिसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा, उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग ये याद रखेंगे कि लिखेंगे कि n1 अपॉन, जैसे लिखा है साइन 1 और साइन 2 लिखा है ना यहाँ से,
तो इसको लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि प्रकाश की चाल कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रकाश की चाल कहाँ से आ रही है, क्या लिखेंगे, इसमें प्रकाश की चाल कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो इसमें पहले देखेंगे कहाँ, इसमें ये लिखेंगे कि कहाँ से आ रही है सबसे पहले, या तो ये लिखेंगे सबसे पहले कहाँ से जा रही है। तो जा तो रही है एक से, ठीक है ना, जा कहाँ रही, जा तो दो में रही, आ कहाँ से रही है, एक में। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इसमें, यहाँ पे लिखते थे ना पहले कि सबसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। तो आ तो रही है आपसे एक से, लेकिन जा कहाँ रही है, माध्यम दो में। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि कोई प्रकाश की किरण सबसे पहले कहाँ जा रही है। तो जा तो रही है आपकी प्रकाश की चाल दो में, मैं बताया था ना कि यन और यहाँ पे दो बॉक्स बनाते थे, इसमें कहाँ से जा रही है और इसमें कहाँ से आ रही है। तो जा तो रही है दो में, आ तो रही है एक से, ये है। इसको लिखते कैसे हैं, n2 अपॉन n1, ये लिखेंगे तो इसको लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर, और ये हो जाएगा n2 बटे n1। ये समझ में आया। फिर उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे कि साइन, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, और ये लिखेंगे इसके बाद कि एन, ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, जा तो दूसरे में रही है, आ कहाँ से रही है, एक में आ रही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे n2 अपॉन n1, फिर ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और ये लिखेंगे n2 अपॉन n1 हो जाएगा। ये आया समझ में, n2 अपॉन n1। तो अब इसमें जो आपको शर्त लिखा गया है कि जिसमें n2 क्या, n1 क्या है, अधिक है। n1 जो आपका n1 वाला मान है, ये आपका मान अधिक है, n1 मान आपका अधिक है, और n2 मान आपका क्या है, ये कम है, याद रखिएगा। उसी प्रकार n2 मान आपका अधिक है, ये मान आपका क्या है, अधिक है, n2 मान आपका अधिक है, और n1 मान आपका क्या है, कम है समझ में। n2 अधिक है और n1 आपका कम है, ठीक। अब ये लिखा है यहाँ पे बराबर का साइन है, n1 यहाँ से n2 कम है, n2 कम है, तो इसमें n तो है, लेकिन r में क्या इसमें संबंध हो जाएगा, इसमें r में क्या संबंध होगा। तो जो आपका जो r है, r वो अधिक होगा किससे, इसमें जो आपका r है, इसमें देखिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि अभी मैं बताया था कि I आपका कम है, I आपका कम है और R क्या है, अधिक है, ये यहाँ समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे अधिक कौन है, n2, तो अधिक कौन हो जाएगा, I, और कम कौन सा हो जाएगा, n1 कम है, तो कम कौन सा हो जाएगा, R। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आया समझ में। देखिए I यहाँ पर I क्या है कि I कम है और R क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो R ये बताइए कि जब कोई किरण, ये कहाँ से, विरल में और सघन में है, यहाँ पे ये किरण I तो इतना है, तो R क्या हो जाएगा, R को अधिक होना चाहिए। तो जब कोई किरण अधिक है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार चला जाएगा, है समझ में। इसमें क्या है कि I आपका, I अधिक है, R को कम होना चाहिए, तो R को कम होने से पहले ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह। तो उसी तब इसमें आपको, तब इसका पूरा कैलकुलेशन क्या निकला, पूरा इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ये निकला है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी। जैसे मैं अभी बताया था, जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपका ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी। तो इसमें क्या है कि n1 क्या है, सबसे अधिक है, यानी अपवर्तनांक इसका अधिक है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी। देखिए यहाँ से n1 यही है ना, तो n1, इसमें I का मान ये पूरा आपका R बन जाएगा। तो I क्या है, कम है, R अधिक हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसमें n2 क्या है, सबसे अधिक है, n1 क्या है, कम है, तो n2 अधिक है। देखिए यहाँ से n2 अधिक है, जिसमें n2 जब अधिक हो जाएगा, n2 यहाँ से जब n का मान अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो, प्रकाश की चाल कम हो गई है, यानी ये सीधे ना जाकर अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो अब समझ में आया कि इसमें ये अभी तक इसमें ये रटवाया गया था, जितने भी स्कूल में जितने भी मास्टर हैं सब ये रटवाते थे, यदि कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से पास हो जाती है, क्योंकि अभिलंब के बीच का कोण कम हो जाता है। अगर कोई प्रकाश की किरण
अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसे अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि इसका कारण क्यों, इसका कारण अभी तक नहीं बताया। इसका कारण यही माध्यम है, क्योंकि ये जो चैनल ही बनाया गया था मोशन क्लास 9.8, इसमें भी कोई भी टॉपिक आपको रटवाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके पहले भी वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें कोई भी टॉपिक मैं आपको रटवाया नहीं हूँ, क्योंकि ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है इसमें रटवाया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें समझाया जाता है, बाकी का पता नहीं। देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लेते हैं। मैं ये बताया हूँ कि सघन माध्यम में विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम में देखिए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये तो पता है, जैसे कि सघन माध्यम में जो उसमें पदार्थ के कण होते हैं एकदम पास पास होते हैं, और जो विरल माध्यम में प्रकाश की जो विरल माध्यम में जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे सघन माध्यम की तुलना में थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। तो जिसमें दूर दूर हो जाते हैं उसमें प्रकाश को चलना आसान होता है, और जिसमें पास पास होते हैं उसमें चलना थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जिसमें पदार्थ के कण क्या है, पास पास है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर, उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो वही लिखा हूँ कि जो इसमें अपवर्तनांक जिसका अधिक रहेगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जो जिसमें इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। कैसे होता है उसी को मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। देखिए, मैं ये बताया हूँ कि यदि n2 अधिक है, यहाँ से n1 अधिक है n2 से, तो हमको ये पता था कि ये प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसे लिखेंगे sin i अपॉन sin r, और ये है n, यानी स्नेल का नियम लगाया हूँ। यहाँ से स्नेल का नियम क्या है, यहाँ पे लिखा हूँ 2 और 1, इसका मतलब ये हो जाएगा किस में प्रकाश किरण जा रही है और किस में आ रही है। तो ये जो पहला लिखा है कि ये पहला लिखना है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, तो जा कहाँ रही, जा तो रही है इसमें 2 में, तो यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ दूसरा वाला आ रही, कहाँ से आ रही है, कहाँ से, इसमें पहले वाले में कहाँ से आ रही, तो 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने का क्रम ऐसे बताया था, यानी n2 अपॉन n1। फिर इसको sin i और ये वाला यहाँ से लिख लेंगे। तो आपको जो n2 है, n2 मान क्या है, कम है, और n2 कम है, और n1 क्या है, अधिक है। n1 यहाँ से आपका मान क्या है, अधिक है। तो अब ये जब हम ये बराबर का साइन है, तो ये कम है तो i भी कम होना चाहिए, यहाँ से n1 अधिक है तो r भी अधिक होना चाहिए। तो i तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये बताया गया है कि i को कम होना चाहिए। तो देखिए, n2 कम है तो i भी कम होना चाहिए, n1 अधिक है तो r भी अधिक होना चाहिए। तो i कम है और r क्या है, अधिक है। तो i क्या है, कम है, r अधिक है। तो i का मान हम लोग क्या किए हैं कि इसके तुलना में इसको थोड़ा सा अधिक बना दिए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि जिसका अपवर्तनांक यहाँ से, इसका मतलब कि इसका अपवर्तनांक क्या है कि कम है और इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, यही तो बता सकते हैं जिसको मैं अभी बताया हूँ। तो ये लिखेंगे कि i यहाँ से कम हो गया और r यहाँ से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो यही कारण है इसका कि जब कोई प्रकाश, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ से बताया हूँ। फिर लिखा हूँ कि इसमें n2 अधिक है, यानी ये वाला अधिक है और ये वाला कम है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये प्रकाश की किरण कहाँ से, पहले ये प्रकाश किरण जा कहाँ रही, जा तो 2 में रही, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कहाँ से आ रही, 1 में आ रही, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसको लिखने क्रम ऐसे। फिर sin i बटे sin r, और ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। फिर ये लिखेंगे कि n2 आपका तो अधिक है, तो n2 आपका अधिक है, n1 कम है, तो n1 कम है। तो यहाँ से अधिक कम को तुलना में देखेंगे तो i अधिक है और r क्या है, कम, तो r कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो i का मान तो यहाँ से इतना है और r को इससे कम करना है ना, तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका ये n2 माध्यम, इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक कम है, ठीक है ना। तो ये आपका विरल और सघन माध्यम में अभी बताया हूँ कि अगर जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा उससे हम लोग क्या मानेंगे, सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, विरल माध्यम। इसको याद रखिएगा। और इसे मानेंगे हम लोग क्या, सघन माध्यम, और इसे हम लोग क्या मानेंगे, विरल माध्यम। तो ये आपका, इसी के साथ हम लोग इसमें इस वाले लेक्चर को आज ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश के गोली दर्पण के लिए इसमें लेंस मेकर का सूत्र। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको वाकई वीडियो कुछ नया सीखने के लिए मिला है और इसमें कुछ नया ही सीखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ, क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।